गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ठीक है, ये चैप्टर हम देख चुके हैं, अच्छे से रीड कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विच इज द राइट सेंटेंस। इनमें से जो तीन सेंटेंस आपको गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। ठीक है, ये लाइंस यूज करी थी फिरदौस कांगा ने, कहा था कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। तो इसका मीनिंग, करेक्ट मीनिंग कौन सा है, इन थ्री ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है कैम्ब्रिज वॉज अ रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, कि क्या ये बताना चाह रहे थे वो। ठीक है, कि कैम्ब्रिज एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, या फिर इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, या फिर इंग्लैंड कैम्ब्रिज के लिए फेमस था, ये बताना चाह रहे थे वो इस सेंटेंस के थ्रू। या फिर ही वॉज सेइंग कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। ठीक है, या फिर वो ये कहना चाह रहे थे कि कैम्ब्रिज ही अपने आप में एक रियल इंग्लैंड है। यानी कि अगर आपको इंग्लैंड के बारे में कुछ जानना है तो आपको सबसे पहले कहाँ विजिट करना चाहिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहिए। वहां जाके आपको इंग्लैंड के सभी इतिहास और सब कुछ अगर आपको जानना है तो आपको वहां जाके पता चल सकता है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, थर्ड पॉइंट, कि कैम्ब्रिज और इंग्लैंड एक दूसरे के मेटाफर है, यानी कि कैम्ब्रिज को इंग्लैंड से कंपेयर किया गया है। तो ये कहा गया है कि कैम्ब्रिज इज द रियल इंग्लैंड। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इतना क्लियर है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस? इफ सो व्हाई? यानी कि जो स्टीफन हॉकिंग से मिलने का जब ख्याल आया उनके दिमाग में, तो क्या उस बात से जो हमारे राइटर थे यानी कि फिरदौस कांगा, क्या वो नर्वस हो गए थे, और अगर हो गए थे देन व्हाई? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है। तो चलते हैं बच्चों इसके आंसर की तरफ। Yes, the prospect of meeting Stephen Hawking made the writer nervous. हम जानते हैं कि हाँ, जैसे ही उनके दिमाग में ये स्टीफन हॉकिंग से मिलने का वो आया, उन्होंने कॉल की वहां पे। ठीक है, और कॉल पे उन्होंने बोला कि मुझे 10 मिनट मिलने का मौका दीजिए। तो वहां से क्या रिप्लाई आता है, वहां से ये रिप्लाई आता है कि आप 10 मिनट नहीं, आप आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं स्टीफन हॉकिंग से। और ये सुनते ही क्या हो गए थे, जो फिरदौस कांगा थे वो नर्वस हो गए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने देखा था। He was to meet a great personality, and that too one who had achieved greatness despite his disabilities. वो क्यों नर्वस हुए, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी से, ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने जा रहे थे, और वो भी एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटीज, डिसेबल होने के बावजूद भी। डिसेबल यानी कि बच्चों हमने देखा था, जो पूरी तरह से सक्षम नहीं होता जिनका शरीर, उन लोगों को बोलते हैं डिसेबल्ड पीपल या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। क्लियरली इट वॉज अ बिग मोमेंट, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पल था। अ ग्रेट ऑनर फॉर द राइटर, राइटर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर था। So it is not surprising that he was nervous at the prospect of meeting Stephen Hawking. इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फिरदौस कांगा क्यों नर्वस हो गए। अगर उनकी जगह कोई भी व्यक्ति होता तो वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने से पहले नर्वस होता ही होता। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, students, let's see the next question. Did he at the same time feel very excited? If so, why? अच्छा, जिस मोमेंट में वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे ना, ये बात जानने से कि अब मुझे स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात करने का एक मौका मिलेगा, तो नर्वस होने के साथ साथ क्या वो एक्साइटेड भी हुए थे? ठीक है, और अगर एक्साइटेड हुए थे तो क्यों हुए थे? ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा बच्चों यस। ठीक है, वो एक्साइटेड भी थे। यस, ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज इट मेड हिम स्ट्रॉन्गर टू सी समबडी लाइक हिम अचीविंग समथिंग ह्यूज। क्योंकि ये देखना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई मेरे जैसा ही व्यक्ति, बल्कि यूं कहें कि मुझसे भी ज्यादा डिसेबल्ड व्यक्ति, जिसे मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, जो फिजिकली मेरे से भी ज्यादा वीक है, वो लाइफ में इतना सब कैसे अचीव कर सकता है, उसे देख के उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील हो रहा था, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली थी, इसलिए वो एक्साइटेड थे। उन्हें लगा कि हो सकता है ये मेरी लाइफ का एक कह सकते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी हो सकता है।
इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइट हुए। दिस मेड हिम अवेयर ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट बिफोर हिम। इस वजह से उनको दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आई कि शायद उनसे मिलके मैं बहुत सी चीजें सीख सकता हूँ। thereby helping him to reach out further than he never thought he could be। और उन्हें ये लगा कि शायद उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर कुछ ऐसा जोश और जज्बा जाग जाए, या मैं कुछ तो ऐसी बात उनसे सीखूं जिससे कि मैं अपनी लाइफ में वहां पे पहुंचूं जहां पे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं वहां भी पहुंच सकता हूं। ऐसे व्यक्ति से मिलके शायद मुझ पे भी कुछ एक अच्छा प्रभाव पड़े, आई गेट अ गुड इन्फ्लुएंस ओवर इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आंसर को आप नोट डाउन कीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज विच इज द राइट सेंटेंस। इनमें से राइट सेंटेंस कौन सा है? द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। ठीक है, राइटर ने स्टीफन हॉकिंग के घर में फोन किया। तो फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ, फ्रॉम आउटसाइड द फोन बूथ, या फ्रॉम इनसाइड द फोन बूथ। या जो अपने सबसे पास वाला फोन बूथ था वहां से कॉल किया, या फिर फोन बूथ के बाहर से कॉल किया, या फिर फोन बूथ के अंदर आके कॉल किया। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों की जब उनके दिमाग में स्टीफन हॉकिंग से मिलने का ख्याल आया तो फिरदौस कांगा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और इतनी एक्साइटमेंट में वो क्या करा, उन्होंने वो अंदर जाने का भी टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने बाहर से ही वायर को खींचा और कॉल मिलाया। तो हम कहेंगे फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ, द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। यानी कि राइटर जो कि हमारे फिरदौस कांगा है, उन्होंने साइंटिस्ट के सामने पहला क्वेश्चन क्या रखा? साइंटिस्ट यानी कि स्टीफन हॉकिंग के सामने पहला प्रश्न क्या रखा? राइटर यहाँ पे है फिरदौस कांगा, और साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहला क्वेश्चन ये था, द राइटर माइट हैव आस्क्ड द साइंटिस्ट इफ ही हैड बीन ब्रेव टू रीच वेयर ही हैड। जो कि उन्होंने पूछा भी था कि जहां पे आप आज पहुंचे हैं, जिस मुकाम पे आप हैं जिंदगी के, क्या आप पहले से ही इतने ज्यादा ब्रेव थे? ठीक है, क्या आपने आपके अंदर इतनी हिम्मत थी, आपने सोचा था कि आप कभी यहाँ तक पहुंचेंगे? ठीक है, तो यही उनका फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसका रिप्लाई हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन रिप्लाई देते हुए स्टीफन हॉकिंग्स क्या कहते हैं कि हाँ, मैं ब्रेव नहीं था, लेकिन मेरे पास कुछ और ऑप्शन था भी नहीं, मुझे ब्रेव बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ब्रेव ना बनता तो फिर लाइफ में मतलब एक तरह से मैं खत्म हो जाता और मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाता लाइफ में, है ना। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, मुझे ब्रेव बनना ही पड़ा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेज विच इज द राइट सेंटेंस। ठीक है, इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है ये आपको बताना है। एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज। जब कभी भी राइटर स्टीफन हॉकिंग से बात करता तो वो गिल्टी क्यों फील करता था? ठीक है, तो उसके भी आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट इज ही वाजंट श्योर व्हाट ही वांटेड टू आस्क, कि वो श्योर नहीं थे इस बारे में कि उनको क्या पूछना है, इसलिए गिल्टी फील कर रहे थे। तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं था। He forced the scientist to use his voice synthesizer, या he was face to face with a legend, या फिर वो फेस टू फेस थे एक लेजेंड के साथ इसलिए उनको गिल्ट फील हो रहा है। तो ये भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर बच्चों यही होगा, क्योंकि वो बार बार साइंटिस्ट को फोर्स कर रहे थे कि जब वो कुछ प्रश्न पूछते तो साइंटिस्ट को भी उसका आंसर बड़ी मुश्किल से ढूंढ के उनको बोलना पड़ता थ्रू हिज वॉइस सिंथेसाइजर, जिस वजह से उनको बड़ी तकलीफ होती थी स्टीफन हॉकिंग्स को। और जो वो तकलीफ फिरदौस कांगा को उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी, इसलिए उन्हें गिल्ट फील हो रहा होता है कि मेरे वजह से स्टीफन हॉकिंग्स बार बार जवाब देते टाइम परेशान हो रहे हैं। तो दिस वॉज योर आंसर बच्चों। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए। स्टीफन हॉकिंग सेड, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it?
ठीक है। स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं, जिसको कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था, जब वो ये कहते हैं, वो पूछते हैं उनसे कि क्या आप शुरुआत से ही इतने ब्रेव थे, तो स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं नहीं, मैं ब्रेव नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, आई हैव हैड नो चॉइस। तो क्या राइटर को क्या लगता है कि क्या उनके पास कोई चॉइस रही होगी, और अगर चॉइस रही होगी तो वो चॉइस क्या हो सकती थी? ठीक है, तो आंसर है कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे, द राइटर थॉट दैट देयर वाज अ चॉइस। राइटर को ऐसा लगता था कि उनके पास चॉइस है। Stephen Hawking could have chosen to leave everything and be sad and depressed. मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि स्टीफन हॉकिंग्स ये भी कर सकते थे, अगर वो एक कमजोर व्यक्ति होते तो वो क्या करते, वो सब कुछ छोड़ देते, ठीक है, जो भी उनका रिसर्च वर्क था, जिस पे भी वो काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी, वो सारी चीजें छोड़ देते और उदास हो जाते और डिप्रेस्ड हो जाते, ठीक है। ही कुड हैव सक्ड, वो और ज्यादा खत्म हो जाते। However, he chose to live creatively, knowing the reality of his disintegrating body. लेकिन उन्होंने क्या चूज किया, उन्होंने डिप्रेस होना और सैड होने से मना किया कि मैं सैड नहीं होऊंगा, डिप्रेस नहीं होऊंगा और अपनी लाइफ को ऐसी वेस्ट नहीं हो जाने दूंगा। मैं क्या करूंगा, उन्होंने बल्कि क्रिएटिवली चीजें करना शुरू करी, ठीक है। वो अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाते गए, रिसर्च वर्क को बढ़ाते गए, और उन्होंने ये उपाय निकाला कि अगर मेरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, मतलब इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, but I will find some way in which I can still continue my work। ठीक है, तो ये आप लोगों का बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I felt a huge relief in the possibilities of my body. In the given context, the highlighted words refer to। जो वर्ड उन्होंने कहे थे फिरदौस खान ने कि मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा था अपनी बॉडी की पॉसिबिलिटीज में, मतलब जो कुछ भी मेरी बॉडी कर पा रही थी मैं उसमें बहुत रिलीफ फील कर रहा था। अब वो उन्होंने किस चीज के लिए कहा? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है, आपको इसमें से चूज करना है। शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, कि वो अपनी व्हील चेयर में शिफ्ट कर पा रहे थे इधर उधर, लेफ्ट टू राइट, और अपनी रिस्ट को टर्न कर पा रहे थे, या फिर स्टैंडिंग अप, वॉकिंग, या फिर स्पीकिंग और राइटिंग। तो उन्होंने उन्हें किस चीज के लिए रिलीफ महसूस हो रहा था? जब फिरदौस कांगा ने ये देखा कि जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं, जो कि ना बिल्कुल हिल डुल सकते हैं, ना अपनी हाथ कलाइयां मोड़ सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं तो उनसे फिर भी फार बेटर हूं, जो एटलीस्ट अपनी व्हील चेयर में खड़ा तो नहीं हो सकता, तो स्टैंडिंग वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और स्पीकिंग एंड राइटिंग तो खैर वो करते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी व्हील चेयर में इधर उधर शिफ्ट हो सकता हूँ, मैं अपनी रिस्ट घुमा के एटलीस्ट वॉच में टाइम देख सकता हूँ, तो इसलिए उनको बहुत रिलीफ फील हुआ। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द हाइलाइटेड वर्ड्स रेफर टू शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर एंड टर्निंग द रिस्ट। ये आप लोगों का बच्चों आंसर हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आई कुड फील हिज एंग्विश। मैं उनकी एंग्विश, उनका दर्द फील कर पा रहा था। व्हाट कुड बी द एंग्विश, और तो जो एंग्विश था वो क्या था, क्या क्या था उनके उनका दर्द? तो उसका आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे हम। स्टीफन हॉकिंग्स माइंड वाज एक्टिव विद मेनी थॉट्स दैट ही वांटेड टू एक्सप्रेस। स्टीफन हॉकिंग के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे जो कि वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। However, his thoughts came out in phrases, लेकिन वो अपने थॉट्स को कैसे रख पा रहे थे? वर्ड्स में, फ्रेजेस में, ज्यादा से ज्यादा दो तीन वर्ड्स में ही रख पाते थे, जबकि उनके अंदर बहुत सी बातें थी करने के लिए, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोल पाते थे क्योंकि ही हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। उनको वर्ड्स बहुत टाइम लग जाता था ढूंढने में स्क्रीन में, और फिर जाके उसे पंच करना पड़ता था, जिसमें कि उनकी फिंगर्स भी ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर रही थी। रिफ्लेक्टिंग हिज फीलिंग्स और इमोशंस, और इसीलिए, और जो बात कहते थे उसमें कोई फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो खुद से नहीं बोल रहे थे, उनकी जगह कंप्यूटर वॉइस वो बात बोला करती थी। सेंटेंसेस वर मेयर लाइन्स, उनके सेंटेंसेस सिर्फ ऐसा लगता था जैसे कोई लाइंस बोल रहे हैं विदाउट एनी सेंटिमेंट, और उनमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। द राइटर फेल्ट ही कुड अंडरस्टैंड हिज एंग्विश एंड फ्रस्ट्रेशन एट दैट, और इसी वजह से राइटर फील कर पाता है कि स्टीफन हॉकिंग को कितना एंग्विश और फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा। एंग्विश मीन्स बच्चों, मैंने आपको बताया था पेन, लेकिन पेन कैसा? बॉडीली पेन नहीं, जो पेन अंदर से फील होता है, ठीक है, इमोशनल पेन कह सकते हैं, इमोशनल। क्लियर है आपको ये आंसर? इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन करते हैं। What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world? ठीक है, कि राइटर ने साइंटिस्ट में ऐसा क्या देखा कि जो उसने ये बात कह दी कि मैं इस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति को देख रहा हूं। ठीक है, ये बोला था उन्होंने, तो जान लेते हैं इसका आंसर। The writer asked Stephen Hawking
if he found it annoying that someone like him came and disturbed him in his work. जब राइटर स्टीफन हॉकिंग से ये पूछते हैं कि सर क्या आप बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं जब मुझ जैसा कोई व्यक्ति आके आपको काम में डिस्टर्ब करता है, जिसपे वो कहते हैं टू दिस क्वेरी ही द साइंटिस्ट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मैं परेशान होता हूँ फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली, और वो साथ ही साथ हंसते भी हैं. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड दिस वाज द दैट इंडियर्ड हिम टू द राइटर. और फिर वो हंसते हैं और उनकी स्माइल कैसी होती है, क्योंकि उनका फेस पैरालाइज है तो वन वे स्माइल होती है. ठीक है, वो दोनों तरफ से नहीं हंस पाते, उनका जो लिप्स है वो सिर्फ वन साइड जाते हैं, और दैट इज द मोमेंट जब राइटर उसे देखता है और कहता है कि हाँ ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन जिसको कि मैं देख रहा हूँ. द राइटर फेल्ट दैट ही वाज लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. उस वक्त राइटर ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो हंसी थी वो एकदम उनके दिल से आ रही थी, जबकि वो हंस नहीं सकते उसके बावजूद भी हंस रहे हैं, तो इसलिए वो मोमेंट देख के मुझे लगा कि आई एम लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. क्लियर है बच्चों? इसको नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल मैन. ठीक है, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन. मतलब जो ब्यूटीफुल मैन की एक परिभाषा दी गई है, डिस्क्राइब किया गया है, तो आपके नजरिए में सबसे ब्यूटीफुल सेंटेंस क्या है जो एक ब्यूटीफुल मैन को डिस्क्राइब करता है. तो दैट सेंटेंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन इज, यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. ठीक है, तो ये लाइन सबसे बखूबी इस बात को डिफाइन करती है उनकी खूबसूरती को, कि उनकी आंखों में अगर आप देखेंगे तो उनकी आंखें कुछ कहती हैं. ठीक है, उनकी आंखें कुछ कहती हैं, पर कहना चाहती हैं, पर वो क्या है, स्टिल वो रुकी हुई है, थमी हुई है. एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज, और वो कुछ बहुत बड़ा कहना चाह रही हैं, कुछ बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात वो कहना चाहती हैं. और कैसी है वो बात? वो बहुत बात अर्जेंट है. ठीक है, इसके बाद वो और भी बताते हैं कि लेकिन हम वो बात को समझ नहीं सकते और वो उस बात को बता नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल मैन. ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वर्किंग विद द टेक्स्ट. इसमें क्वेश्चन आता है, इफ द लैंटेन इज द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल्स बी. ठीक है, जो राइटर ने स्टीफन हॉकिंग्स को एक लैंटेन से डिस्क्राइब किया गया है, तो अगर लैंटेन अगर मैन है, वो व्यक्ति है, तो जो उसकी दीवारें हैं वो क्या है? तो उसका आंसर होगा, इफ लैंटेन इज द मैन द वॉल्स वुड बी द मैन्स बॉडी. अगर लैंटेन जो कि लाइट दे रहा है वो अगर स्टीफन हॉकिंग्स है, ठीक है, तो जो उसकी वॉल्स है, लैंटेन की वॉल्स जो कि पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो वो कौन है? वो स्टीफन हॉकिंग की बॉडी है. द मैन्स बॉडी जो कि पूरी तरह से खराब हो चुकी है, उसके बावजूद वो दुनिया में प्रकाश, दुनिया को प्रकाशित कर रही है अपने नॉलेज के थ्रू. वॉट इज हाउस विद इन द थिन वॉल्स. और उस उन थिन वॉल्स के अंदर, ठीक है, जो वॉल्स है उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर क्या है? द इनकैंडेसेंस और द इनर ग्लो ऑफ द मैन इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स. उन थिन वॉल्स के अंदर जो कि बहुत थिन हो चुकी है, जैसे कि उनकी बॉडी बहुत थिन हो चुकी है, उसके अंदर क्या है? एक इनर ग्लो है व्यक्ति का. इनर ग्लो यानी कि कह सकते हैं हम इनकैंडेसेंस, या फिर इनर ग्लो यानी कि उनका नॉलेज, उनका ज्ञान, वही है उनका इनर ग्लो उन थिन वॉल्स के अंदर. What general conclusion does the writer draw from this comparison? इस comparison के थ्रू जो राइटर है वो क्या हमें बताना चाह रहा है? The conclusion that writer drew from this comparison was the body exists only like case-made shadows. It is just an accessory. It is the soul that matters. ठीक है? Each individual is what he is from his heart and soul, and not from the body. वो ये बताना चाह रहे हैं इस comparison के थ्रू कि जो हमारी बॉडी होती है वो सिर्फ एक ऊपरी दिखावा है. ठीक है, इट इज जस्ट एन एक्सेसरी. जैसे कोई मोबाइल होता है या फिर कोई कार होती है, उसकी एक्सेसरीज होती है ना, वो जस्ट एक्सेसरीज की तरह ही है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो इंसान की, व्यक्ति की जो आत्मा है, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, व्यक्ति की आत्मा मैटर करती है, और ये मैटर करता है कि वो हार्ट से, दिल से और आत्मा से कैसा है.
ठीक है, तो आज इस सेशन को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे बच्चों। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।